मेरा नाम कीर्ति है। मुझे जिंदगी ने क्या से क्या बना दिया था। मैं तो बहुत ही नॉर्मल सी लड़की थी, ना कभी घर से बाहर निकली थी और ना ही मुझे बाहर की दुनिया के रंग ढंग के बारे में कोई आइडिया था। मगर मेरे साथ जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां पर मैं अपने आप को कभी पहचान नहीं सकूंगी। आज भी जब वो मुझे खौफनाक रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसी रात की वजह से तो मेरी जिंदगी बदल गई थी और मैं भी हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल कर रह गई थी। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती थी वहाँ के हालात शुरू से ही ऐसे नहीं थे जो बाद में खराब होते चले गए थे। हमारी जिंदगी पहले इतनी तंग नहीं थी, मगर रात गुजरने के साथ साथ तो सांस लेना भी मुश्किल होने लगा था। कहने को तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन ये वहम सिर्फ दुनिया वालों के लिए ही था। घर की चार दीवारी में तो 2 वक्त की रोटी खाना ही मुश्किल हो गया था। हाँ, ये भी सच है कि हमारे हालात शुरू से ही इतने बिगड़े हुए नहीं थे, बल्कि हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा टाइम देखा था। दरअसल मेरे पिताजी एक बहुत बड़ी और खानदानी फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे पिताजी ने 5 बहन भाइयों के साथ अपनी जिंदगी गुजारी थी, मगर जब शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ की स्टार्टिंग हुई तो उस टाइम वो बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। दुनिया वालों ने मेरे पिता को अकेला छोड़ दिया था। हालांकि उनका ना तो कोई कसूर था और ना ही उन्होंने कोई ऐसी गलती की थी जिसकी उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने तो सिर्फ एक ऐसी लड़की को अपना नाम देकर उससे शादी की थी जो एक हादसे का शिकार हुई थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे पिताजी अपने माता पिता और बहन भाइयों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। उनका एक बड़ा सा अपना घर था और दादा अपना एक ढाबा चला रहे थे, जहां पर दादा के तीनों बेटे भी उनके साथ देते थे। इस तरह काम भी बहुत अच्छा चल रहा था और जो कुछ भी वो कमा रहे थे वो सब घर में ही आ जाता था। मेरे पिता बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। मेरे पिताजी से बड़े एक भाई और 2 बड़ी बहनें थीं और एक बहन मेरे पिताजी से छोटी थी। मेरे पिताजी की फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पिताजी से छोटे वाले मेरे चाचा ने भी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। और ये सब कुछ इस वजह से था क्योंकि दादा और दादी बहुत ही पुराने ख्यालात वाले थे। उन लोगों के लिए तो रुपया पैसा कमाना ही जिंदगी का अहम हिस्सा था। वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में भी नहीं सोचा। मेरे दादा का ये कहना था कि जब हम बिना पढ़े लिखे ही इतना पैसा कमा सकते हैं कि गांव से शहर में आकर अपना घर बना लिया और अपने बच्चों को भी अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश कर ली, तो फिर पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा नहीं। बस इसी वजह से मेरे दादा दादी ने अपने 5 बच्चों में से किसी भी एक को स्कूल नहीं भेजा था और न ही इन लोगों को पढ़ने लिखने का कोई शौक था। बल्कि मेरे दादा के दोनों बेटे मेरे दादा के साथ होटल पर जाने लगे थे और मेरी दोनों बुआ दादी के साथ ही घर में रहकर उनका काम में हाथ बटाती थी। मेरे दादा के बच्चों में काम करने और सीखने की बहुत लगन थी और जल्दी वो अपने पिता के होटल को संभालकर काम को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे थे। और हुआ भी ऐसा ही था। मेरे बड़े ताया जी और छोटे चाचा जी दोनों ही दादाजी के होटल पर बड़ी मेहनत के साथ काम करते थे और सारा का सारा काम वो खुद ही संभाल लिया करते थे। दादाजी तो बस रात को बैठकर हिसाब किताब करते थे। मेरे पिताजी भी अब अपने छोटे और बड़े भाई की तरह अपने पिता के होटल पर जाकर काम करने लगे थे और सारा काम खुद अपनी निगरानी में करवाते थे। यहाँ तक कि जब पिताजी और मेरे चाचा जी होटल पर जाने लगे तो दादाजी ने वो काम भी मेरे पिता के ऊपर डाल दिया, जिसके लिए उन्होंने बाहर से लड़के रखे हुए थे। दादाजी का कहना था कि जब छोटे से छोटा काम मेरे बेटे खुद करेंगे तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, उन्हें पता चलेगा कि काम कैसे किया जाता है और तभी वो आगे चलकर ढाबे के लड़कों से काम करवा सकेंगे। ऐसे ही मेरे पिताजी के दोनों भाइयों ने काम संभाल लिया था, इसलिए पिताजी और चाचा को भी ये सब बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था। जिस टाइम पिताजी ढाबे पर जाने लगे थे उस टाइम उनकी उम्र 17 साल थी, जबकि मेरे चाचा जी 15 साल के थे। तब मेरे पिताजी 20 साल के हो गए। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला और गुजरते हुए टाइम के साथ इतने सालों में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। बल्कि अब तो वो अपने पिता और भाइयों की गैर मौजूदगी में अकेले ही ढाबे को संभालने के लायक हो चुके थे। ढाबे के रिसेप्शन पर मेरे ताया जी और मेरे पिताजी बैठते थे, जबकि चाचा भी बाकी कामों को निपटाने में लगे रहते थे। जिस तरह से ढाबे और कामकाज में दादाजी की मर्जी चलती थी, इसी तरह घर और घर के मैटर्स में भी मेरे दादाजी की ही मर्जी चला करती थी और घर के सारे औरतों वाले मामलात मेरी दादी के हिसाब से चलते थे।
इस मामले में तो दादाजी भी दादी के मैटर में कोई दखलंदाजी नहीं करते थे और ना ही दादी अपने पति और अपने बेटों के मैटर में कुछ बोलती थी। दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी जगह अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से संभाल कर रखा हुआ था। बच्चों की परवरिश और उनकी जिम्मेदारी के बाद मेरे दादाजी की उनकी दोनों बड़ी बेटियों और बड़े बेटों की शादी करना था। दादी ने तो शुरू से ही सबसे इस बात को कह रखा था कि वो बहुएं भी अपनी मर्जी से लाएंगी और बेटियों के रिश्ते भी जहां उनकी मर्जी होगी वो वहीं पर तय करेंगी। दादी जी ने अपनी बात को निभाते हुए सबसे पहले अपने एक बड़े बेटे और बड़ी बेटी का रिश्ता देखा था। यहाँ तक कि ना उन्होंने अपने बेटे को लड़की की फोटो दिखाना जरूरी समझा था और ना ही अपने बच्चों की मर्जी जानने की कोशिश की थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके बच्चे कभी भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे और ऐसा ही हुआ था। मेरे बड़े ताया जी और मेरी बुआ जी ने अपनी माँ के हुक्म पर सर झुका दिया था और उनके फैसले का पूरी तरह से मान किया था और इस तरह उनकी शादियां भी दादी की पसंद से हो गईं। दादी बहुत खुश थी कि उनकी बेटी को भी उनकी पसंद की ससुराल मिली थी और उनकी बहू भी उनकी पसंद की थी और उनकी मर्जी के मुताबिक चलती थी। जैसा सोचकर उन्होंने ये रिश्ते तय किए थे वैसा ही बाद में उनका फल मिला था। मेरी दादी ने मेरी ताई जी को भी वैसा ही पाया था जैसी वो ख्वाहिश करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मेरी ताई जी घर के तौर तरीके और घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने में सफल हुई थी। दादा और दादी बहुत ही पुरानी सोच रखने वाले लोग थे और इत्तेफाक से उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी गुजारी थी। मेरे दादा दादी को कभी पैसे की कोई कमी तो नहीं थी। 3 बेटों के माता पिता बनने के बाद तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी में जो चाहे करें, क्योंकि उनका भाग्य उन पर मेहरबान था। उन्होंने जो चाहा उन्हें वो सब कुछ मिला था। भगवान की कृपा से उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने बुरे हालातों के बारे में सोचा था और ना ही बुरे हालात को देखा था। इसलिए वो कभी किसी की परेशानी भरी तकलीफ में ना तो कभी उसके दुख को समझ सकते थे और ना ही सोच सकते थे। फिर जब मेरी बड़ी बुआ की शादी भी अपनी मर्जी के साथ कर दी और उनको दामाद भी उनकी मर्जी के मुताबिक मिल जाए तो मेरी दादी बहुत खुश थी। और फिर नंबर था मेरे पिताजी की शादी का। अब उन्होंने मेरे पिताजी के लिए भी लड़की तलाश करनी शुरू कर दी थी। मेरे पिताजी अपने बाकी बहन भाइयों से काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट थे, इसीलिए दादी मेरे पिताजी को अपना राजा बेटा कहकर पुकारती थी, क्योंकि मेरे पिताजी अपने बाकी सब बहन भाइयों में मेरी दादी के सबसे ज्यादा लाडले बेटे थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि बचपन में मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और भगवान ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी थी, जिसकी वजह से मेरी दादी बहुत परेशान हो गई थी। तो दादी ने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे को हमेशा अपने दिल से लगाकर रखा था। बाकी सारे बच्चे भी मेरी दादी के लिए बहुत ही अहम और ख़ास थे, मगर पापा की बात कुछ और ही थी। यही वजह थी कि मेरी दादी को मेरे पिताजी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी और पिताजी भी अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी मर्जी के बिना और उनके हुक्म के बिना दादा और दादी कोई भी काम शुरू नहीं करते थे। जब बड़े भैया की शादी को 3 साल गुजर गए और उनके यहाँ एक बच्चा भी हो गया था, तब दादी ने पिताजी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी। पिताजी को इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि उनके माता पिता किस जगह और किस लड़की से उनकी शादी करवाना चाहते हैं, बल्कि वो तो अपने माता पिता की मर्जी पर ही सब कुछ छोड़ चुके थे। लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा भी होने वाला है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से मोड़ ले लेगी। ये उस समय की बात है जब दादी ने पिताजी के लिए एक लड़की को पसंद भी कर लिया था और उनके साथ मेरे पिताजी का रिश्ता भी पक्का हो गया था। वो लड़की भी मेरे पिताजी की तरह ही खूबसूरत थी और बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके परिवार वाले काफी अमीर लोग थे, इसलिए दादाजी को अपने लाडले बेटे के लिए ये रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इस रिश्ते में इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। बड़ी खुशियों के साथ मेरे पिताजी का रिश्ता मेरी मम्मी के साथ फिक्स हो गया था और उसके बाद उन दोनों की खुशी खुशी एंगेजमेंट भी हो गई थी। मेरे पिताजी भी खुश थे क्योंकि मेरी मम्मी के अंदर कोई कमी ही नहीं थी। मेरी मम्मी देखने में अच्छी होने के साथ साथ बिहेवियर की भी बहुत अच्छी थी। मेरे पिताजी की खुशी का कारण यही था क्योंकि वो पहले भी मम्मी को देख चुके थे। दरअसल मेरी मम्मी मेरे दादाजी के दोस्त की बेटी थी और उन लोगों का एक दूसरे की फैमिलीज में काफी आना जाना तो नहीं था, लेकिन फंक्शंस में दोनों की फैमिली एक दूसरे के घर चली जाती थी। मेरे बड़े ताया जी और बुआ जी की शादी में मेरी मम्मी चली गई थी, तभी मेरे पिताजी ने मम्मी को देखा हुआ था। 1-2 बार ऐसा हुआ था कि दादी लड़की वालों के घर चली गई थी, तो मेरे पिताजी ही दादी जी को छोड़ने के लिए
मेरी मम्मी के घर जाते थे। मेरे पिताजी और मम्मी की एंगेजमेंट के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और शादी के सिर्फ 2 महीने ही रह गए थे और उनकी शादी की तैयारी चल रही थी। मगर 2 महीने पूरे होने से पहले ही मम्मी के साथ एक ऐसा हादसा हो गया था जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल मम्मी का क्लासमेट मम्मी को पसंद करता था और वो उनके ही पड़ोस में रहता था। वो मेरी मम्मी से शादी भी करना चाहता था, मगर मेरी मम्मी के माता पिता ने मेरी मम्मी का रिश्ता वहाँ पर नहीं किया, क्योंकि वो लड़का बहुत आवारा और पूरे मोहल्ले में बदनाम था और उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा अपने मोहल्ले में गुंडागर्दी करने के लिए फेमस था। इसलिए मेरे नाना नानी ने मेरी मम्मी का रिश्ता मेरे पिताजी के साथ फिक्स कर दिया था, ताकि उनकी बेटी का घर एक अच्छी जगह और अच्छे परिवार में बस जाए। मगर ये बात उस लड़के को हजम नहीं हुई थी और उसने एक दिन मौके का फायदा उठाते हुए मेरी मम्मी को किडनैप कर लिया था। जिस घर से जवान बेटी गायब हो जाए, वहां पर लोगों की उंगलियां बड़ी जल्दी उठ जाती हैं। लोग तसल्ली भले ही दें, लेकिन बदनामी हमेशा के लिए भाग्य बनकर रह जाती है। हालांकि जब मम्मी को किडनैप किया गया था तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे नाना मम्मी को ढूंढकर उन्हें अपने घर पर लेकर आए थे, क्योंकि जिसने मेरी मम्मी को किडनैप किया था उसका पिता काफी इज्जतदार आदमी था। उन्होंने मेरे नाना जी का साथ दिया था और अपने बेटे के खिलाफ खड़े होकर मेरी मम्मी की न सिर्फ इज्जत बचाई, बल्कि मेरे पिताजी के सामने पूरे मोहल्ले के आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली थी और ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ये गलती उनके बेटे की थी। मगर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि जिस तरह से मेरी मम्मी गई थी वैसे ही वापस लौट आई है, और ये खबर मेरे दादा दादी तक भी पहुंच गई थी। जब मेरे दादा और दादी को ये बात पता चली तो वो मम्मी के घर वालों के पास उनसे मिलने के लिए और हमदर्दी जाहिर करने के लिए चले तो गए थे, लेकिन अब वो यहाँ पर मेरे पिताजी का रिश्ता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि मेरी नानी ने रो रो कर मेरी दादी के सामने अपनी बेटे के पवित्र होने की कसमें भी खा ली थी और मेरी दादी को हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। मगर दादी का फैसला नहीं बदला था। उनका कहना था कि ये सच है कि तुम्हारी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आई है, मगर वो 2 दिन तक घर से बाहर ना जाने किस हाल में रही और लोग कभी भी इस बात को नहीं भूल सकते कि तुम्हारी बेटी 2 दिन के लिए घर से गायब हो गई थी। ऐसी माओं की वजह से आगे चलकर उनके बच्चे और खास तौर पर उनकी बेटियों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए दादी ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया था। मगर मेरे पिताजी अपनी मंगेतर को इन बुरे हालात में अकेला छोड़ने पर तैयार नहीं थे। उन्हें न सिर्फ मेरी मम्मी की पवित्रता पर यकीन था, बल्कि वो हर हाल में उनका साथ देने के लिए तैयार थे। जब दादा दादी ने पिताजी की बात नहीं मानी तो पिताजी ने खुद मेरे नाना के पास जाकर मेरी मम्मी से शादी करने की बात कह दी थी और नाना भी अपनी इज्जत के हाथों मजबूर हो गए थे। उन्होंने खुद मेरी मम्मी की शादी मंदिर में मेरे पिताजी के साथ करवा दी थी। दादा और दादी को उस वक्त पता चला जब ये शादी हो चुकी थी। पहले तो उनकी इज्जत का सवाल था, लेकिन अब बात ईगो पर आ चुकी थी। दादा और दादी ने झुकना गवारा नहीं किया और बेटे के साथ साथ बहू को भी घर आने के लिए मना कर दिया था। मेरे पिताजी ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, लेकिन इस पर उन्हें पछतावा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी को पूरे दिल के साथ एक्सेप्ट किया था। मम्मी ने भी पिताजी को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि उनकी इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आई थी। तो पिताजी ने उन्हें कहा कि आइंदा कभी भी जिंदगी में ये बात दोबारा मत कहना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। नाना और नानी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके होने वाले दामाद ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक अच्छा और एक नेक इंसान होने का सबूत दिया था। वो इस बात से परेशान थे कि पिताजी के घर वाले उनसे नाराज हो गए थे, मगर मेरे नाना नानी को अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर ज्यादा कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि नाना का अपना कारोबार था। उनके 2 होटल थे जिनसे उनकी काफी सारी कमाई होती थी, जिनमें से एक वो खुद चला रहे थे और दूसरे का पैसा भी उनके पास उनके बैंक अकाउंट में आता था। मेरी मम्मी तो वैसे भी मेरे नाना नानी की इकलौती औलाद थी। मेरे नाना का जो कुछ भी था वो सब कुछ मेरी मम्मी का ही तो था। इसलिए मेरे नाना ने मम्मी को अपने घर पर रहने के लिए ही कहा और अपना सब कुछ मम्मी के नाम पर कर दिया। मेरे पापा अपने ससुराल में रहना तो नहीं चाहते थे, मगर वो ये भी देख रहे थे कि उनके हाथ अब बिल्कुल खाली हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा। और फिर मेरे पिता ऐसे भी नहीं थे कि पत्नी के माता पिता को अकेला छोड़ दें, इसलिए उन्होंने भी घर दामाद बनना एक्सेप्ट कर लिया था और नाना के साथ उनके बिजनेस को संभालने में लग गए थे। दूसरी तरफ मेरे दादा और दादी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खास तौर पर दादी को,
जो कि अपने लाडले बेटे से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो तो किसी भी हाल में अपने लाडले बेटे को माफ़ नहीं करना चाहती थी। उनके हुक्म पर ही बाकी सब बहन भाइयों ने भी मेरे माता पिता से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। हालांकि मेरे पिताजी अपनी शादी के बाद 2-3 बार ढाबे पर भी गए थे और घर में अपनी माँ से मिलने उनके पास भी गए थे, मगर उन्हें बेइज्जत करके उन्हें घर से भगा दिया गया था। दादी ने तो मेरे पिताजी को घर में घुसने की परमिशन भी नहीं दी थी। आखिरकार उदास होकर मेरे पिता ने किस्मत के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाने में लग गए थे। 1 साल किस तरह से गुजर गया था कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरी बहन इस दुनिया में आ गई। मेरी बहन के जन्म के कुछ महीने बाद ही मेरे नाना की मौत हो गई थी, तो दोनों होटल की जिम्मेदारी अब मेरे पिताजी पर आ गई थी। पिताजी अपने परिवार और अपनी गृहस्थी के साथ बहुत खुश थे, मगर उनका दिल बेचैन रहता था क्योंकि उनके माता पिता भी इसी शहर में रहते थे और बहन भाई भी। मेरे पिताजी को पता चला था कि दादा दादी ने उनके छोटे भाई की भी शादी कर दी है और उनकी शादी पर ना तो किसी ने मेरे पिताजी को बुलाया था और ना ही किसी ने याद किया था। मेरे पिताजी के लिए ये बात बहुत ही परेशान कर देने वाली बात थी कि एक ही शहर में रहते हुए ना तो वो अपने परिवार से मिल सकते थे और ना ही उनके पास जा सकते थे। हालांकि कई बार किसी न किसी जगह पर मेरे पिताजी का सामना अपने भाइयों के साथ कभी कभी हो जाता था, लेकिन वो लोग भी मेरे पिताजी से मुंह फेर कर चले जाते थे। इसलिए मेरे पिताजी ने फैसला किया कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने मेरी मम्मी और नानी से ये बात कही तो वो दोनों पिताजी की बात पर राजी हो गई थी। उनका कहना था कि जैसे आपको ठीक लगे वैसा ही कर सकते हो। फिर मेरे पिताजी ने अपने दोनों होटल और घर बेचने का फैसला कर दिया था और दूसरे शहर में पिताजी ने एक बड़ा सा बंगला तैयार करके अपना वहीं पर बिजनेस सेट कर लिया था। इस सब में लगभग 6 महीने लग गए थे और मेरे पिताजी हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। ये फैसला करना भी मेरे पिताजी के लिए आसान नहीं था, मगर अपने बच्चों की भलाई के लिए मेरे पिताजी ने ये कदम उठाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें उनके ददीहाल की तरफ से ऐसे बिहेवियर्स का सामना करना पड़े। दूसरे शहर में जाकर रहना और बसना इतना आसान नहीं था। शुरू शुरू में तो किसी का भी दिल नहीं लगता था, जबकि नानी तो बीमार रहने लगी थी। उनकी सारी जिंदगी जहां गुजरी थी अब वो वहां से काफी दूर आ गई थी, मगर बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने ये कड़वा घूंट भी पी लिया था। मेरे पिताजी ने जैसे तैसे अपना बिजनेस शुरू किया और हर हालात में खुश रहना सीखा और अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मेरी मम्मी का भी वही हाल था। वो तो मेरे पिताजी से इतना प्यार करती थी कि कभी उनकी मर्जी और पसंद के खिलाफ उन्होंने कपड़े तक नहीं पहने थे। हालांकि मम्मी पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक या पाबंदी भी नहीं थी। इस सब के बावजूद भी मम्मी कोशिश करती थी कि वो हमेशा पिताजी की मर्जी के मुताबिक ही चले। मेरी मम्मी पापा ने कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया था और ना ही मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी को कभी उनके बीते हुए कल के बारे में कोई बात करने दी थी। और फिर नए शहर में बसने के बाद तो ये चांस भी खत्म हो गया था कि कोई जानने वाला या रिश्तेदार उनके जख्मों पर नमक छिड़के। इसीलिए मेरी मम्मी और पिताजी का दिल बहुत सुकून से था कि कम से कम उनके बच्चों को तो ये सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा। कुछ महीनों के बाद मम्मी और पिताजी की जिंदगी में एक नया फूल खिला और फिर मैं दुनिया में आ गई। हम दोनों बहनों से पिताजी और मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नानी हम दोनों बहनों पर अपनी जान छिड़कती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब सबसे ज्यादा फिक्र मेरी नानी को लगी रहती थी। उनका बस चलता तो वो मुझे कभी स्कूल नहीं जाने देती, क्योंकि मैं उनकी बहुत ज्यादा लाडली थी। वो हर वक्त मुझे अपनी नजरों के सामने रखती थी। मगर बच्चों की शिक्षा और परवरिश भी बहुत अहम थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी भी मेरी मम्मी और पिताजी की जिंदगी में एक बेटे की कमी थी। मगर मेरे बाद फिर मम्मी और पिताजी के आंगन में और कोई फूल नहीं खिल सका था, लेकिन उन्हें इंतजार जरूर रहता था। और फिर जब मैं 8 साल की हुई तो उनका ये इंतजार रंग लेकर आया था और फिर मम्मी ने मेरे नन्हे से भाई को जन्म दिया था। हमारी नानी भी ये खुशी देखकर भाई के जन्म होने के 2 साल बाद इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पिताजी और मम्मी की जिंदगी बिल्कुल सेट हो गई थी। उनका अपना बड़ा सा बंगला था और बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटियों के साथ साथ मेरे माता पिता का एक बेटा भी घर की रौनक में बढ़ोतरी कर रहा था। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी फैसिलिटी और खुशियां देखी थी। पिताजी हमारे खाने पीने और हमारी हर चीज का बहुत ध्यान रखते थे।
हमें तो रोज जूस पीने की भी आदत हो गई थी। स्कूल की चीजों के अलावा हमारे कपड़े जूते भी पिताजी और मम्मी खुद मार्केट से खरीद कर लाते थे। हमारी जिंदगी अच्छी और सुकून भरी गुजर रही थी और ये सब कुछ मेरे पिताजी की मेहनत की वजह से हो रहा था। खुशी और राहत भरी जिंदगी गुजारते हुए हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें कभी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। स्पेशली मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला था, ये तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। वैसे तो मैं शुरू से ही बड़ी खामोश बिहेवियर की लड़की थी। हालांकि मेरे भाई बहन ऐसे नहीं थे और ना ही घर में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं ऐसी बन गई थी। बस मैं नेचुरली तौर पर ऐसी ही थी। मुझे ज्यादा लोगों में घुलना मिलना बोलना कुछ भी पसंद नहीं था। स्कूल में भी मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे, जबकि मेरे भाई बहन तो हर किसी से दोस्ती कर लिया करते थे। मेरी दीदी मुझसे 2 क्लास आगे थी और हम दोनों के बिहेवियर में इतना फर्क था कि देखने वाले यकीन ही नहीं करते थे कि हम दोनों बहनें हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे थे, मेरी वही आदत बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ तक कि मेरी बहन 10th क्लास में और मैं 8th क्लास में पहुंच गई थी। वो तो अब मुझे समझाती थी कि ये दुनिया ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी। ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी जैसी तुम हो। दुनिया वाले तो तुम जैसों को कच्चा खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। मगर मुझे अपनी दीदी की बातों पर हंसी आ जाती थी। मैं उन्हें हमेशा एक ही जवाब देती थी कि मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी दीदी मुझे हमेशा समझाने की कोशिश करती थी तो मैं उन्हें चुप करवा देती थी। मेरी बहन जैसे ही 12th तक पहुंच गई और मैं 10th में आ गई, उस टाइम एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। ये दुखों का पहाड़ हम पर इस तरह से टूटा था कि हमें अपना भी होश नहीं था। मेरी मम्मी तो जैसे शॉक में चली गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो पिताजी के बिना इतनी लंबी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। मगर सच तो यही था कि हम सब का सहारा हमें दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था और अब हमें उनके बिना ही जिंदा रहना था। ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था, मगर अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं बचा हुआ था। शुरू में मेरे पिताजी के साथ बिजनेस करने वाले और उनके पार्टनर ने पिताजी का बिजनेस संभालने की कोशिश बहुत की, मगर फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने भी पैसों के लालच की वजह से मेरे पिताजी के ऑफिस की एक एक चीज को धोखे से अपने नाम कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे पिताजी का बिजनेस ठप हो गया था और अब मेरे पिताजी का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब हमारे पास 2 होटल में से एक होटल बचा हुआ था, उसको मेरी मम्मी ही चला रही थी। लेकिन मेरे पिताजी के बिजनेस पार्टनर ने मेरे पिताजी के दूसरे वाले होटल पर भी कब्जा कर लिया था। अब हमारे पास सिर्फ एक दुकान ही बची हुई थी, जिसे मम्मी ने कहा कि हम इसे किराए पर दे देते हैं ताकि हमें हर महीने किराया मिलता रहे तो हमारा गुजारा करने में आसानी होगी। लेकिन ये हम सब घर वालों के लिए बहुत बड़ा झटका था। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। एक ही पल में आसमान से हम लोग जमीन पर आ गए थे। खास तौर पर मेरे पिताजी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मेरे दिल में तो एक डर सा बैठ गया था, क्योंकि स्कूल से आते जाते हुए अक्सर रास्ते में एक लड़का हमारा पीछा करने लगा था, जिसकी वजह से एक अनजाना सा डर मेरे दिल में बैठ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे पिताजी के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। हालांकि मेरे पिताजी को दुनिया से गए हुए 1 साल होने वाला था। मेरी दीदी हमेशा मेरे साथ रहती थी, इसलिए मैंने स्कूल जाना बंद नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मेरी बहन का इंटर कंप्लीट हो गया था और वो घर बैठ गई थी, तो मेरे लिए जैसे परेशानियों का एक पिटारा खुल गया था। अब मैं स्कूल तो जाती थी और कुछ लड़कियां भी मेरे साथ होती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरती थी। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, मगर मम्मी मुझे इंटर कंप्लीट करने के लिए कहती रहती थी। एक दिन स्कूल जाते हुए उस लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और डर की वजह से दूसरे दिन मैंने स्कूल जाने का नाम तक नहीं लिया था। इस डर की वजह से मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी। मम्मी ने पूछा तो मैंने मम्मी को सारी बात बता दी थी। मम्मी ने कहा कि वो खुद रोज मुझे स्कूल छोड़ने के लिए चली जाया करेंगी और वापस भी वो मुझे खुद स्कूल से लेने के लिए आ जाया करेंगी। लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता था। फिर मम्मी ने भी मजबूर होकर मुझ पर जोर डालना छोड़ दिया था। वैसे भी हमारे घर के हालात अब इतने अच्छे नहीं थे कि हम रिक्शे का किराया अफोर्ड कर सकते, और पैदल आना जाना अब मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद भाई था जो पढ़ रहा था और मम्मी उसे हर कीमत पर पढ़ा लिखाकर उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। 1 साल बाद मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी थी।
उसकी शादी हमारे घर के करीब नहीं हुई थी। लड़के की फैमिली बहुत अच्छी थी और उन्हें किसी तरह का कोई दहेज भी नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने हमारा बंगला बेचकर मेरी बहन की शादी कर दी और उसे दहेज भी दिया था ताकि उनकी बेटी सुखी रह सके। और बंगला बेचकर हमने छोटा मकान खरीद लिया था। हम उस मकान में रहने लगे थे। मेरी दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर मेरी मम्मी के दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। एक तो उन्होंने अपना पहला कर्तव्य पूरा कर दिया था, दूसरा मम्मी को जैसे तसल्ली हो गई थी क्योंकि मेरी बहन अपने पति के साथ हर हफ्ते हमारे घर पर आती जाती रहती थी। मेरे जीजू बहुत अच्छे थे और वो मम्मी की भी बहुत इज्जत करते थे। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, जैसे तैसे हमारी जिंदगी कट रही थी। लेकिन भाई की पढ़ाई के खर्चे बढ़ने की वजह से गुजारा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। हमारे मोहल्ले की कुछ लड़कियां और औरतें फैक्ट्री में नौकरी किया करती थी। मम्मी ने मुझे भी फैक्ट्री के काम करने के लिए कहा था ताकि घर के खर्चे में कुछ आसानी हो जाए। और फिर मम्मी को मेरी शादी के लिए भी तो कोई ना कोई इंतजाम करना ही था। पहले तो मैंने मम्मी को साफ मना कर दिया कि मैं घर से बाहर निकलकर नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन मम्मी ने मुझे समझाया कि जो काम वो मेरे लिए बता रही है वहाँ पर सारी औरतें और लड़कियाँ ही काम करती हैं और फिर मुझे वहाँ जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट्री की गाड़ी रोजाना रोड पर आ जाती थी और गली की सारी औरतें और लड़कियां वहीं से जाकर गाड़ी में बैठ जाती थीं। फिर मैंने मजबूर होकर नौकरी के लिए हाँ कर दी थी। तो मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत से बात करके मुझे भी फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था, जहाँ पर लेडीज कपड़ों का काम होता था, जिसमें औरतें और लड़कियों के अलग अलग तरह के यूनिट अलग अलग काम करते थे। काम तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैं जल्दी ही सीख गई थी। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। सारी औरतें और लड़कियां बहुत ही बेफिक्री के साथ काम कर लेती थीं। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि फैक्ट्री का सुपरवाइजर एक मर्द था। हालांकि मैं सोच रही थी कि सुपरवाइजर भी औरत होगी तो मुझे बिल्कुल भी किसी मर्द से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी। पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जब सुपरवाइजर ने बड़ी इज्जत और तरीके से मेरे साथ बातचीत की तो ये डर भी मेरे दिल से निकल गया था। वैसे भी सुपरवाइजर दिन में सिर्फ 1-2 ही चक्कर लगा लिया करते थे और सारा काम देखकर चले जाते थे और हर महीने हमें सैलरी देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया करते थे। वहां पर भी 5-5 लड़कियां करके ऑफिस में जाया करती थी। इसलिए धीरे धीरे मेरे दिल से डर निकलने लगा और काम करते हुए मेरा दिल भी लग गया था और हर महीने मुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती थी। ये अपनी मर्जी थी कि आप 1 हफ्ते में पैसे लो या फिर 1 महीने में। शुरू के दिनों में तो हफ्ते में पैसे दिया करते थे, मगर मम्मी ने कहा कि तुम 1 महीने बाद ही पैसे लिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने महीने में सैलरी लेनी शुरू कर दी थी। मुझे फैक्ट्री में काम करते हुए 5 महीने हो गए थे। घर से किसी न किसी औरत या लड़की के साथ मैं रोड पर चली जाती थी और वहां से फैक्ट्री की गाड़ी में बैठकर मैं फैक्ट्री आ जाती थी। काम भी सारी औरतों के बीच ही होता था और इन सब लोगों के साथ मिलकर मैं आराम से अपनी नौकरी करती रही। मेरी मम्मी को भी मेरे काम करने से घर के खर्चे में काफी मदद मिल रही थी। मुझे नौकरी करते हुए जब 1 साल हो गया तो एक दिन मम्मी ने मुझसे शादी की बात कह दी। मैंने मम्मी को ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं इतनी जल्दी शादी कर लूंगी तो आपके साथ घर के खर्चे में आपकी कौन मदद करेगा। अभी तो मेरा भाई 8th क्लास में ही था। मेरी बात सुनकर मम्मी भी खामोश हो गई थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी मम्मी मेरा रिश्ता देखे बिना बाज नहीं आएंगी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं भी दीदी की तरह जल्दी ही अपनी ससुराल की हो जाऊं। क्योंकि मम्मी को लगता था कि जवान बेटियों को संभालना और घर में बिठा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। मम्मी हमेशा से मुझसे कहती थी कि तुम दोनों बहनों की शादी करने के बाद मैं अपने बेटे के साथ जैसे तैसे वक्त गुजार लूंगी और उसे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना दूंगी, फिर मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। मगर मम्मी ये नहीं समझती थी कि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे अपनी मम्मी को अकेला छोड़ने के बारे में सोचकर ही डर लग जाता था। मैं ये नौकरी करते हुए हालात से तो जंग लड़ ही रही थी, मगर ये जंग मैं अपने साथ भी लड़ रही थी, क्योंकि इतने महीने गुजारने के बावजूद भी मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हुआ था। सुपरवाइजर से अभी तक बात करते हुए मैं बहुत ज्यादा झिझकती थी और जब इंचार्ज से बात करनी पड़ जाती थी तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे और मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगता था, क्योंकि वो सुपरवाइजर जैसा लगता था वैसा नहीं था। उसकी नज़र में कुछ तो अजीब सा था, मुझे बेचैन कर जाता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं इंचार्ज के सामने ना जाऊं, मगर नौकरी करते हुए तो न दिल की सुनी जाती है और न ही मानी जाती है।
मैंने जब से नौकरी शुरू की थी, मैं हमेशा ही दिन की शिफ्ट में काम किया करती थी और मैंने कभी ओवर टाइम भी नहीं किया था। हमारे यूनिट का सुपरवाइजर भी शायद इस बात को समझता था कि मैं कभी ओवर टाइम नहीं करती, इसलिए उसने कभी मुझे नाइट शिफ्ट करने के लिए नहीं कहा था और ना ही ओवर टाइम की एडवाइस देता था। जबकि मेरे साथ काम करने वाली काफ़ी सारी लड़कियां नाइट शिफ्ट भी करती थी और ओवर टाइम करना भी पसंद करती थी, क्योंकि उससे उनको ही फ़ायदा होता था और सैलरी में उनको पैसे बढ़े हुए मिलते थे। मगर इंचार्ज ने एक दिन बाकी सारी लड़कियों के साथ साथ मुझे भी ओवर टाइम करने की एडवाइस दी और ये बात उन्होंने मुझे अलग से अपने ऑफिस में बुलाकर कही थी। उन्होंने ओवर टाइम के साथ जो सैलरी मुझे बताई, उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ओवर टाइम पर कितने पैसे मिलते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पैसों की ऑफ़र कर रहा था। फिर उसने खुद ही मुझे बताया कि सुपरवाइज़र ने मुझे तुम्हारे घर के हालात के बारे में बताया है। तुम्हारे पिता नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और तुम्हारा भाई भी छोटा है। इसीलिए मैंने फैक्ट्री के मालिक से बात की कि हमें कुछ ज़रूरतमंदों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से चलना चाहिए, तभी तो मैं तुम्हें इतना ओवर टाइम ऑफ़र कर रहा हूँ। ये बात सुनकर तो मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि इस बात के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। लेकिन उसने मुझे मना किया था कि मैं अपने ओवर टाइम के पैसों के बारे में किसी को भी ना बताऊं, क्योंकि इस तरह बाकी लोग भी ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगे। उनकी ये बात भी ठीक थी, इसलिए मैंने किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा था और ओवर टाइम करने के लिए मान भी गई थी। हाँ, लेकिन मम्मी को ये सब बता दिया था। मम्मी ने कहा कि ठीक है, ओवर टाइम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम अकेले वापस नहीं आओगी। मैं तुम्हारे जीजू से इस बारे में बात करूंगी, वो तुम्हें घर छोड़ जाया करेंगे, यही ठीक रहेगा। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मैंने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया था, लेकिन पहले 2-3 दिन तो मुझे गाड़ी में ही वापस आना पड़ा था, क्योंकि इस टाइम पर मेरे साथ 4-5 लड़कियां भी होती थी जो मुझसे पहले स्टॉप पर ही उतर जाती थी। मैं अपनी गली के नुक्कड़ तक गाड़ी में अकेली होती थी। मेरे जीजू अपने काम के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही बिजी थे, इसलिए उन्होंने मम्मी से कहा कि वो कुछ दिनों के बाद मुझे फैक्ट्री से लेने के लिए चले जाया करेंगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मैं उस रात ओवर टाइम करके गाड़ी में बैठने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकलने लगी तो इंचार्ज ने मुझे रोक लिया। मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे इंचार्ज क्यों रोक रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर आई हुई एक हंसी थी जो मुझे डरा रही थी। मैं चोरी छुपे वहां से निकली थी कि इंचार्ज मेरे पीछे पीछे आ गया। इस वक्त मैं गाड़ी के गेट से निकल चुकी थी, लेकिन गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने इंचार्ज को देखकर भागना शुरू किया और गाड़ी वाले को आवाज देने लग गई थी, मगर वो जा चुका था। तो इंचार्ज बहुत ही शातिराना मुस्कुराहट हंसने लगा था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मगर अचानक से मुझे अपने जीजू की आवाज सुनाई दी तो मेरी जान में जान आ गई थी। वो मुझे लेने के लिए आ गए थे और इस टाइम में दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। मेरे जीजू को देखते ही वो इंचार्ज भी वहां से फौरन गायब हो गया था और मैं अपने जीजू के साथ घर चली आई थी। मैंने इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया था, मगर अब मेरे दिल में अजीब सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं दोबारा नौकरी पर नहीं जाना चाहती थी और इस तरह नौकरी छोड़कर घर पर बैठ भी नहीं सकती थी। यही सब कुछ सोचते सोचते मैं सो गई थी। लेकिन अगले ही दिन मैं बहुत हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरी बहन अपनी सास और पति के साथ मेरा रिश्ता लेकर आई थी। वो अपने देवर के लिए मेरा रिश्ता मांग रही थी। मेरी मम्मी ने तो फौरन खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि इस रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। मेरी बड़ी दीदी भी अपनी ससुराल में बहुत खुश रह रही थी, क्योंकि मेरे जीजू बहुत अच्छे थे और उनका भाई भी बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का था। वो देखने में भी बहुत अच्छा था। मेरी मम्मी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और खुद ही मुझे मना कर दिया कि अब तुम्हें फैक्ट्री में नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हें तुम्हारी ससुराल का कर दूंगी। ये बात सुनकर मेरे दिल में एक तसल्ली पैदा हो गई थी, क्योंकि मैं खुद भी नौकरी करने के लिए नहीं जाना चाहती थी। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई थी और 3 महीने बाद मेरी शादी होनी थी और धीरे धीरे हमारे यहाँ शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। बंगला बेचने के बाद कुछ पैसे मम्मी ने अपने अकाउंट में डलवा दिए थे मेरी शादी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी शादी भी इसी तरह धूमधाम से करना चाहती थी जैसे मेरी दीदी की थी। मुझे अपनी शादी की बहुत खुशी थी और मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ बिना किसी मुसीबत का शिकार हुए ही मेरी शादी हो रही है, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से थी जिनको मजबूरी की हालत में घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। अगर लड़कियां मजबूरी की वजह से घर से नौकरी करने के लिए निकलती हैं
तो उन्हें सुकून के साथ नौकरी करने क्यों नहीं दिया जाता? काश लोग घर से बाहर काम करने वाली लड़कियों को भी उतनी ही इज्जत दें जितनी अपने घर की औरतों को देते हैं। इस तरह से तो हमारे घरों की लड़कियों के लिए प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि औरतों की इज्जत करना सीखिए और उनको उनके हिसाब से जिंदगी जीने दीजिए, ताकि वो खुली हुई इस दुनिया में भी अपने दम को घुटता हुआ महसूस ना करें। मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत तसल्ली भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।